आयोनाइजेशन की टाइप्स जो हैं वो 3 टाइप्स हैं, जो कोलिजन की वजह से होती है, जिसके जिसके बारे में एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरी आयोनाइजेशन जो हमने स्टडी की वो फोटो आयोनाइजेशन है, गैसेस में जो होती है जिसकी वजह से ब्रेकडाउन होता है। तो फोटो आयोनाइजेशन का लेक्चर भी रिकॉर्डेड है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे जो थर्ड टाइप ऑफ आयोनाइजेशन होती है, सेकेंडरी आयोनाइजेशन। तो सेकेंडरी आयोनाइजेशन की वजह से ब्रेकडाउन कैसे होता है और सेकेंडरी आयोनाइजेशन क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। सेकेंडरी आयोनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट फोटो आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन बाय कोलिजन्स। तो सेकेंडरी आयोनाइजेशन जो है वो डिपेंड करती है फोटो आयोनाइजेशन पे और आयोनाइजेशन बाय कोलिजन्स पे डिपेंड करती है। सेकेंडरी आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकती विदाउट कोलिजन्स या फिर विदाउट फोटो आयोनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जब तक कोलिजन्स की वजह से या फोटो आयोनाइजेशन की वजह से ऑलरेडी जो है आयोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ही सेकेंडरी आयोनाइजेशन होगी। तो सेकेंडरी आयोनाइजेशन बेसिकली थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सेकेंडरी आयोनाइजेशन की। जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है बाय पॉजिटिव आयन इम्पैक्ट। जो भी सेकेंडरी आयोनाइजेशन होती है उसके अंदर जो है वो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होता है। जैसा कि ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम जब ब्रेकडाउन चेक करते हैं गैस की, उसको फिल करते हैं एनोड और कैथोड के दरमियान, और एनोड और कैथोड पे हम दोनों इलेक्ट्रोड्स पे हम जो है वो वोल्टेज अप्लाई करते हैं। एक तरफ नेगेटिव चार्ज जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज जाके एक्यूमुलेट होता है। ये चार्ज कैसे एक्यूमुलेट होता है इसके बारे में भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको जिसका लिंक मिल जाएगा। तो क्या होता है कि जब आयनाइजेशन बाय कोलिजन की वजह से जो है वो पॉजिटिव आयंस क्रिएट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, तो वो पॉजिटिव आयन जाके, क्योंकि पॉजिटिव आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो जाके जो है कैथोड को, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, वहाँ पे हिट करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एमिट होते हैं। ये फर्स्ट सेकेंड आयनाइजेशन की फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो फोटॉन्स हैं वो डायरेक्ट हिट करें कैथोड के ऊपर, और उन फोटॉन्स की एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वहाँ से एमिट हो सकते हैं। जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो मेटा स्टेबल एटम्स की वजह से, जब मेटा स्टेबल एटम्स जो हैं वो कैथोड पे स्ट्राइक करेंगे, तो उनकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो सकते हैं, इमिट हो सकते हैं कैथोड से। अब मेटा स्टेबल एटम क्या चीज़ है, हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन पढ़ते हैं कि पॉजिटिव आयन इम्पैक्ट से कैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और आपको इंसुलेशन गैसेस में ब्रेकडाउन होता है, आपको करंट मिलता है। जैसे कि आपको पता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो गए और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, आयंस जो हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ, कैथोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जो एनोड की तरफ जब ट्रेवल करेंगे, तो हमारा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ब्रेकडाउन हो गया है। तो पॉजिटिव आयन इम्पैक्ट में बेसिकली ये सेकेंडरी आयनाइजेशन की टाइप ही है। तो ये आयन जब जाके कैथोड पे हिट करता है तो ये आयनाइजेशन स्टार्ट होती है। तो ये सेकेंडरी आयन, ये आयन कैसे बनता है ये आपको जो है वो प्राइमरी आयनाइजेशन से पता चलेगा। प्राइमरी आयनाइजेशन में दो टाइप्स हैं, जैसे कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया। एक जो है वो बाय कोलिजन है, दूसरी फोटो आयनाइजेशन है। तो बाय कोलिजन और फोटो आयनाइजेशन दोनों से जो है आपके पॉजिटिव पॉजिटिव आयंस बन सकते हैं। जो पॉजिटिव आयन, तो अगर आप इसके बारे में शुरू से जानना चाहते हैं कि पॉजिटिव आयन कैसे क्रिएट हुआ, तो आप वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो जब हम सेकेंडरी आयनाइजेशन डिस्कस करेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट पॉजिटिव आयन से स्टार्ट करते हैं। जब गैसेस के अंदर पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है, तो पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव आयन क्या होगा, कैथोड की तरफ ट्रेवल करेगा। जब पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ ट्रेवल करेगा, तो वो जाके कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, तो वो जाके कैथोड को हिट करेगा। जब कैथोड को स्ट्राइक करेगा, तो कैथोड क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो, जो पॉजिटिव आयन ने जहाँ जाके स्ट्राइक किया, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड जो है वो लूज कर लेगा। कैथोड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो
इमिट कर जाएगा, इजेक्ट कर जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, एनोड की तरफ ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस कैसे होता है, जो ही ये पॉजिटिव आयन जो है कैथोड प्लेट पे ऊपर हिट करता है, तो कैथोड में क्या होगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, लेकिन इस आयन को कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है, जो इसमें ऊपर डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, ये पूरी कर लेगा और ये न्यूट्रल एटम में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस होता है कि पॉजिटिव आयन इम्पैक्ट, ये जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है सेकेंडरी आयनाइजेशन की। तो इसे हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पॉजिटिव आयन अप्रोचिंग अ मेटालिक कैथोड can cause emission of electrons from the cathode by giving up its kinetic energy on impact। जाहिर सी बात है, जब ये किसी न किसी स्पीड से जो है ये आयन जो है पॉजिटिव आयन, ये ट्रेवल कर रहा होगा कैथोड की तरफ, इसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये वो एनर्जी जाके रिलीज करेगा कैथोड पे, और कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन एग्जिट करवाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास ले लेगा, क्योंकि इसके ऊपर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। लेकिन ये सारा प्रोसेस एक चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि इसकी एनर्जी पे। If the total energy of positive ion is greater than twice the work function of metal, अगर इस पॉजिटिव आयन का और इस पॉजिटिव आयन की एनर्जी जो है, इस पॉजिटिव आयन में जाहिर सी बात है दो टाइप्स की एनर्जीज हैं, एक इसकी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ये कैसे गेन करता है, आप वो पिछले लेक्चर से देख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी जाहिर सी बात है किसी ना किसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका कोई ना कोई मास है जिसकी वजह से इसके इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और ये जाके हिट करेगा प्लेट को, नेगेटिव प्लेट को, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तादाद में है। लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो वर्क फंक्शन के, इस मेटल के वर्क फंक्शन के डबल है, तो वो तभी जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वरना वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा कैथोड। तो ये आयनाइजेशन भी एनर्जी पे डिपेंडेंट है। तो अब इसकी दूसरी टाइप पढ़ते हैं। दूसरी टाइप में क्या होता है, बाय फोटॉन्स। फोटॉन्स से जब दूसरी टाइप में ये है कि जब फोटॉन्स जो हैं वो हिट करते हैं कैथोड के ऊपर, तो वो भी कैथोड क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो जैसे कि अभी एक्सप्लेन किया, कैथोड के ऊपर जो है काफी ज्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। कोई भी फोटोन, अगर फोटोन आके हिट करेगा और उसमें इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट कर सकता है, एमिट करवा सकता है, तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो जाएगा, यहाँ से एजेक्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की तरफ ट्रेवल करेगा। तो जिसकी वजह से हमारे पास जाहिर सी बात है एक फोटोन आके हिट नहीं करेगा, काफी ज्यादा तादाद में फोटोन यहाँ पे हिट करेंगे, काफी ज्यादा तादाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रेकडाउन आएगा गैसेस में और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब भी करंट फ्लो होना शुरू होता है तो हम कहते हैं कि ब्रेकडाउन हो गया गैसेस में। तो to cause an electron to escape from a metal, it should be given enough energy to overcome the surface potential barrier। फोटोन के पास इतनी एनर्जी हो कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट करवा सके। तो इसकी एनर्जी आपको पता है किस पे डिपेंड करती है, इसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो जो ज़्यादा छोटे वेवलेंथ के फोटॉन्स होंगे उसमें हाई एनर्जी होती है, और वो जाके इधर इधर हिट कर सकते हैं, और वो जो है इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग का बायस बन सकते हैं। तो सरफेस पोटेंशियल को अगर हम लें कि ये हमारे पास फाई है, तो ये लेस देन, ये फाई अगर ग्रेटर है किससे, पोटेंशियल एनर्जी से, जो सॉरी जो फोटोन एनर्जी है। फोटोन एनर्जी को आपको पता है प्लांक्स इक्वेशन से, E इक्वल टू HF या HV हम जाहिर करते हैं। यहाँ पे V फ्रीक्वेंसी है और H जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। वेयर फाई इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटालिक इलेक्ट्रोड। तो इसका जो वर्क फंक्शन होगा, इसका जो वर्क फंक्शन होगा उससे लेस देन या इक्वल अगर फोटोन में एनर्जी है, तभी वो जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो जिसका वर्क फंक्शन जाहिर सी बात है जो है वो कम होगा इस एनर्जी से, तो वो फोटोन जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय रिलेशनशिप नोन एज, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी, ये वी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है यहाँ पे, तो हम देखें तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को देखें तो V इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाय एच, वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय एच प्लांक्स कांस्टेंट। तो अगर हमें उस मेटल का वर्क फंक्शन पता है, तो हमें ये पता चल सकता है कि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर उस फ्रीक्वेंसी से
ऊपर कम वाले जो हैं वो उस फ्रीक्वेंसी से कम वाले फोटॉन्स अगर इसको हिट करेंगे तो तभी ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो निकल सरफेस का जो वैल्यू होती है वर्क फंक्शन है उसका 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हम इसके इसमें अगर पुट करें, ठीक है, v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, यहाँ पे अगर हम पुट करें तो उसकी जो वेवलेंथ है, जो उसकी जो वेवलेंथ है इसकी फोटोन की, वो हमारे पास थ्रेशोल्ड एक वेवलेंथ आती है, वो हमारे पास आती है 2755 एंगस्ट्रॉम। तो अगर इस लेवल से कम वाले फोटॉन निकल को हिट करेंगे, इस वेवलेंथ से कम वेवलेंथ वाले फोटॉन अगर निकल को हिट करेंगे तो तभी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होंगे। अगर इससे वैल्यू ज़्यादा है फोटॉन की, कि वेवलेंथ अगर इस वैल्यू से ज़्यादा है तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट नहीं होंगे। तो थर्ड टाइप जो है वो सेकेंडरी आयनाइजेशन की हम पढ़ते हैं बाय मेटास्टेबल एटम्स। अब मेटास्टेबल एटम क्या है, उससे पहले हमें एक्साइटेड एटम के बारे में पता होना चाहिए। जो हमने फोटो आयनाइजेशन में पढ़ा है, तो फोटो आयनाइजेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। तो कोई भी फोटोन अगर आगे ये एनर्जी लेवल्स शो हुए हैं एटम के, अगर कोई भी फोटोन आके किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, ये ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स से एनर्जी लेवल्स आप इनको कह सकते हैं। कोई भी फोटोन आके किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो वो एटम क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। कैसे एक्साइटेड हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी, तो ये इस एनर्जी लेवल पे नहीं रहेगा बल्कि नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे मूव कर जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट ऑर्बिट में मूव कर जाएगा। जब ये नेक्स्ट ऑर्बिट में मूव कर जाएगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक्साइटेड। तो जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो एक जगह नहीं रुकता बल्कि टू एंड फ्रो या ज़िगज़ैग मूव करता है, क्योंकि वो एक्साइट हो जाता है, इसलिए हम इसे एक्साइटेड एटम बोलते हैं। तो एक्साइटेड एटम में हमारे पास क्या है, ये एक्साइटेड एटम्स उस मोशन की वजह से अगर कैथोड को हिट कर जाए तो कैथोड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। तो मेटास्टेबल एटम्स में कैथोड ऐसे इलेक्ट्रॉन, मेटास्टेबल एटम के थ्रू जो सेकेंडरी आयनाइजेशन होती है वो इस तरह इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो फोटोन अगर आके ये फोटो आयनाइजेशन होगी तो तब ये मेटास्टेबल एटम बनेगा, ये स्टेबल एक्साइटेड एटम बनेगा। अगर फोटोन की एमिशन ही नहीं होगी, फोटो आयनाइजेशन होगी नहीं, तो हमारे पास एक्साइटेड एटम्स होंगे ही नहीं। तो इस ये भी जो है सेकेंडरी आयनाइजेशन डिपेंड करती है फोटो आयनाइजेशन पे। फोटो आयनाइजेशन के बाद का प्रोसेस है ये। तो अगर अभी आप देखें तो यहाँ पे अब मेटास्टेबल एटम्स क्या है, मेटास्टेबल एटम में ये है कि metastable atom whose lifetime is very large, 10 to the minus 3 millisecond, 10 millisecond almost, compared to the lifetime of an ordinary excited particle, 1 millisecond है। तो यहाँ से हमें पता चला जो एक्साइटॉन्स होते हैं, जो एक्साइटेड एटम्स हैं, उनकी लाइफ टाइम जो है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, अप टू 10⁻⁸। लेकिन जो कुछ एटम्स होते हैं जिनका लाइफ टाइम ज्यादा होता है, तो जिन एटम्स का लाइफ टाइम, जिन एक्साइटेड एटम्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जिन एक्साइटेड एटम्स का लाइफ टाइम ज्यादा है, तो वो ही जाके इधर हिट करेंगे कैथोड पे। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि एक न्यूट्रल एटम है, उसको अगर हम एक्साइटेड एटम में कन्वर्ट करते हैं फोटोन के थ्रू, फोटोन को उसको हिट करते हैं, एक्साइटेड एटम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रहता, ये कुछ देर बाद ही अपने ऑर्बिट में वापस आ जाता है, अपने एनर्जी लेवल पे वापस आ जाता है। तो कितने टाइम में वापस आएगा, ये डिसाइड करेगा कि ये मेटास्टेबल एटम है या फिर सिर्फ एक्साइटेड है। मेटास्टेबल एटम वो एटम्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत टाइम गुजरने के बाद, मतलब 10⁻³ सेकंड्स के ऑलमोस्ट बाद वो है अपने ऑर्बिट में वापस आता है। तो इस दौरान वो मोशन करेगा, वो ट्रेवल करेगा, तो ट्रेवल करने के दौरान वो कैथोड को हिट कर सकता है। लेकिन हमारे पास एक्साइटेड ऑर्डिनरी एक्साइटेड पार्टिकल, ऑर्डिनरी एक्साइटेड एटम्स जो हैं वो हिट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका टाइम जो है वो बहुत कम है, वो फौरन अपने आप को स्टेबल कर देंगे। लेकिन मेटास्टेबल जो है जो एटम्स हैं वो काफी देर तक अनस्टेबल रहेंगे, जिसकी एक्साइटेड रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे, जिसकी वजह से वो कैथोड को हिट कर सकते हैं। तो ये चांसेस ज्यादा हैं कि हमारे पास मेटास्टेबल जो एटम्स हैं वही ज्यादातर हिट करते हैं कैथोड्स को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, वो एनोड की तरफ ट्रेवल करेगा और हमारे पास करंट आ जाएगा, तो वहाँ पे ब्रेकडाउन हो सकता है।
तो दूसरा पॉइंट देखते हैं सर, क्या इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय द इम्पैक्ट ऑफ एक्साइटेड मेटल प्रोवाइडेड दैट देयर टोटल एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम द वर्क फंक्शन। वही बात जो हमने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन की कि ये वाला एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है मेटास्टेबल, लेकिन मेटास्टेबल भी हर मेटास्टेबल एटम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसके पास इतनी एनर्जी है कि इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, उसके पास एनर्जी जो है इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है वो इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, फिर भी वो जाके हिट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, वरना हिट करेगा फिर भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर सकता। और वैसे भी वो कुछ देर बाद जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। तो लेकिन ये मेटास्टेबल एटम्स के बारे में पढ़ने से पहले, ये जो आज एक्सप्लेन किया है, जो भी सेकेंडरी आयोनाइजेशन है, इससे पहले आप मस्ट वो 2 आयोनाइजेशन देखें जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं, और उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसके बगैर आप जो है इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा।